हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने नागरिकता के बारे में पढ़ा था और किस तरह से नागरिकता प्रदान की गई थी, यानी कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। उन सारी बातों पर हमने चर्चा कर ली थी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे किस तरह से नागरिकता प्रदान की गई थी। कल हमने देखा था कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता यानी जब संविधान लागू किया गया था दोस्तों, तो किस तरह से नागरिकता प्रदान की जा रही थी, उसका प्रावधान कहाँ किया गया था दोस्तों। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक उसका प्रावधान कर दिया गया था। यानी जब संविधान लागू किया गया अर्थात 26 जनवरी 1950 को, तो कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा दोस्तों, इसका प्रावधान कहाँ कर रखा था, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। लेकिन संविधान लागू होने के बाद संविधान लागू होने के बाद कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, इसका प्रावधान कहाँ कर रखा दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 में कर रखा है। यानी कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, संविधान लागू होने के बाद कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, इसका प्रावधान कहाँ कर रखा है। ये जो दोस्तों सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें प्रावधान कर रखा है। तो संविधान लागू किया जा रहा था, तो उस समय कैसे नागरिकता प्रदान की गई थी, वो दोस्तों मैंने क्या है पिछली क्लास में आपको बता दिया था। आज हम बात करने वाले हैं कि जब संविधान लागू हो गया था अर्थात 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद किस तरह से भारत में नागरिकता प्रदान की जा रही है, यह वर्तमान समय में कौन व्यक्ति किस तरह से क्या है भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है और किस तरह से उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इन सारी बातों का प्रावधान कहाँ कर रखा है दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 में कर रखा था। दोस्तों, मैंने आपको अनुच्छेद 11 पढ़ाया था, आर्टिकल 11 पढ़ाया था और उसमें बताया था कि नागरिकता के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद नागरिकता के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। और दोस्तों, संसद ने उस आर्टिकल का प्रयोग करके एक कानून बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 कहते हैं। इस नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता को प्राप्त करने के आधारों का उल्लेख किया गया है और किस तरह से दोस्तों संविधान लागू होने के बाद नागरिकता प्रदान की जा सकती है, उन सारी बातों का प्रावधान कहाँ कर रखा है। ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है दोस्तों, इसमें प्रावधान कर रखा है। यानी अगर हम नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें नागरिकता को प्राप्त करने के आधारों का उल्लेख कर रखा है। यानी कितने आधार ऐसे हैं जिसके माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और दूसरा प्रावधान क्या कर रखा है, नागरिकता की दोस्तों समाप्ति के आधारों का उल्लेख कर रखा है। यानी किस तरह से क्या है नागरिकता प्रदान की जा सकती है, इसका प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 में कर रखा है। और किस तरह से यानी संविधान लागू होने के बाद किस तरह से किसी नागरिक की नागरिकता समाप्त की जा सकती है, इसका प्रावधान भी नागरिकता अधिनियम 1955 में कर रखा है। दोस्तों, ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें नागरिकता को प्राप्त करने के 5 आधारों का उल्लेख कर रखा है। कितने आधारों का उल्लेख कर रखा है दोस्तों, 5 आधारों का उल्लेख कर रखा है। यानी किसी व्यक्ति को किस किस तरह से क्या है भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। और नागरिकता के समाप्ति की दोस्तों कितने आधारों का उल्लेख कर रखा है। ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें नागरिकता की समाप्ति के
दोस्तों 3 आधारों का उल्लेख कर रखा है, यानी 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है और 3 प्रकार से भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती। कौन कौन सी है दोस्तों? जन्म के द्वारा दोस्तों, जन्म के द्वारा भारत की नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है। वंश के द्वारा भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। पंजीकरण द्वारा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है। देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता को प्रदान किया जा सकता है दोस्तों। और किसके द्वारा दोस्तों? विलय के द्वारा, विलय के द्वारा दोस्तों भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। यानी नागरिकता को प्राप्त करने के आधारों का उल्लेख कहाँ कर रखा है? नागरिकता अधिनियम 1955 में कर रखा है। संविधान लागू होने के बाद कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, इन सारी बातों का प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 में कर रखा। और नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता को प्राप्त करने के 5 आधारों का उल्लेख कर रखा है। जन्म के द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है, वंश के द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है और दोस्तों विलय के द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है। समाप्ति की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों समाप्ति के कितने आधारों का उल्लेख कर रखा है? समाप्ति के 3 आधारों का उल्लेख नागरिकता अधिनियम 1955 में कर रखा है। दोस्तों परित्याग कर सकता है, अपनी नागरिकता को परित्याग कर सकता है, किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से बर्खास्त किया जा सकता है और दोस्तों वंचित किया जा सकता है। यानी नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 आधार नागरिकता को प्राप्त करने के बताए गए हैं और 3 आधार नागरिकता की समाप्ति के बताए गए। दोस्तों किस किस तरह से क्या है नागरिकता प्रदान की जा सकती है? सबसे पहले हम वंश के जन्म के आधार पर नागरिकता की बात करते हैं। जन्म के द्वारा नागरिकता, यानी जन्म के द्वारा किस तरह से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों इसमें कहा गया है अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है, किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है और उसके माता पिता या दोनों भारत के नागरिक हैं, तो उनसे जन्म लेने वाला व्यक्ति स्वयं भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी जन्म के आधार पर किस तरह से नागरिकता प्रदान की जा रही है दोस्तों? अगर किसी बच्चे का जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है और उसके माता पिता या दोनों भारत के नागरिक हैं, तो उनसे जन्मा बच्चा स्वयं भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। जैसे आप और हम की बात करते हैं, जैसे दोस्तों मेरे माता पिता का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। यानी मेरा जन्म भारत में हुआ था और मेरे माता पिता पहले से ही क्या है भारत में निवास कर रहे हैं, तो मैं क्या है जन्म से ही भारत का नागरिक माना जाऊंगा। यानी जैसे ही मेरा जन्म होएगा मैं क्या है भारत का नागरिक मान लिया जाऊंगा और मुझे सभी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, चाहे वो राजनीतिक अधिकार की बात करें या फिर मौलिक अधिकारों की बात करें, सारे के सारे अधिकार मुझे प्राप्त हो जाएंगे। तो जन्म के आधार पर नागरिकता के बारे में यही कहा गया है कि जैसे ही किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है और कंडीशन दे रखी है कि उसके माता पिता या दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, या तो माता भारत के नागरिक होने चाहिए या पिता भारत के नागरिक होने चाहिए या फिर दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, तो उनसे जन्म लेने वाला बच्चा क्या है स्वयं भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें संशोधन किया गया था।
इसमें संशोधन किया गया 2005 में, और ये प्रावधान कर दिया गया था कि दोस्तों माता पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए दोस्तों? भारत के नागरिक होने चाहिए। यानी वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में क्या स्थिति है दोस्तों? वर्तमान समय में अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है और उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं, तो ऐसा बच्चा स्वयं भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यानी जब नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया गया था तो उसमें प्रावधान कर दिया गया था कि जन्म भारत में होना चाहिए उस बच्चे का, और उसके माता पिता या दोनों, या तो माता भारत के नागरिक होनी चाहिए या पिता भारत के नागरिक होने चाहिए, या दोनों भारत के नागरिक हैं, तो ऐसा बच्चा स्वयं भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन नागरिकता अधिनियम 1955 में दोस्तों संशोधन किया गया था 2005 में, और क्या प्रावधान कर दिया गया था? ये जो माता पिता का ऑप्शन था दोस्तों, या तो माता भारत के नागरिक होनी चाहिए या पिता भारत के नागरिक होने चाहिए, इसको क्या है अनिवार्य कर दिया गया था दोनों को। यानी दोनों क्या है भारत के नागरिक होने चाहिए, उसी बेस पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। यानी अगर वर्तमान समय की हम बात करें तो अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है और उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं, तो ऐसा बच्चा स्वयं भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो जन्म के द्वारा क्या है नागरिकता की बात की हमने, किस तरह से नागरिकता प्रदान की जाती है। दूसरा है दोस्तों हमारा वंश के द्वारा नागरिकता। वंश के द्वारा नागरिकता किस तरह से क्या है वंश के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है। दोस्तों यदि किसी बच्चे का जन्म कहाँ होता है दोस्तों? भारत से बाहर होता है, भारत से बाहर होता है, लेकिन उसके माता पिता दोस्तों दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए। यानी अगर वंश के द्वारा नागरिकता की बात करते हैं तो किसी बच्चे का जन्म भारत की भूमि से बाहर होता है, यानी भारत से बाहर अगर किसी बच्चे का जन्म होता है और उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं, तो उनसे जो जन्मा बच्चा है दोस्तों वो भी स्वयं भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी कोई दोस्तों कपल यहाँ से गया, भारत से इंडिया से अमेरिका चला गया या फ्रांस चला गया, काम करने के उद्देश्य से चला गया या फिर व्यापार करने के लिए चला गया या फिर घूमने के लिए चला गया, और दोस्तों वहाँ पर जाकर उसने क्या है किसी बच्चे को जन्म दे दिया, तो वो जो बच्चा है दोस्तों वो क्या है अगर उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं, तो दोस्तों उस बच्चे को वंश के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। यानी वो क्या है बच्चा स्वयं भारत का नागरिक माना जाएगा, जन्म से ही भारत का नागरिक माना जाएगा। दोस्तों जब नागरिकता अधिनियम दोस्तों ये जो नागरिकता अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम 1955 लागू हुआ था दोस्तों, 1955 को लागू हुआ था दोस्तों, तो इसमें कहा गया था कि उसके पिता भारत के क्या है नागरिक होने चाहिए। यानी वंश के द्वारा नागरिकता की बात की गई तो उसमें कहा गया था कि अगर किसी बच्चे का जन्म भारत की भूमि से बाहर होता है और उसके पिता भारत के नागरिक हैं, तो ऐसा बच्चा क्या है भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो नागरिकता अधिनियम है 1955, इसमें 1992 में संशोधन किया गया, और इस संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया था कि पिता के साथ साथ क्या है माता भी भारत की नागरिक होनी चाहिए। पहले क्या पिता की बात की गई थी दोस्तों, लेकिन 1992 में जो नागरिकता अधिनियम 1955 है दोस्तों, इसमें संशोधन करके ये प्रावधान शामिल कर दिया गया था कि वर्तमान समय में ये कंडीशन है दोस्तों कि माता पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। तो वर्तमान समय में अगर किसी को वंश के द्वारा नागरिकता दी जाती है दोस्तों, तो उसका जन्म तो भारत से बाहर होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं तो ऐसे व्यक्ति को क्या है भारत की नागरिकता मिल जाएगी या प्रदान कर दी जाएगी। तो दूसरा क्या होता है दोस्तों हमारे वंश के द्वारा नागरिकता होती है। तीसरा आता है दोस्तों पंजीकरण द्वारा नागरिकता।
पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। यानी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किस तरह से नागरिकता प्रदान की जाती है। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसमें कहा गया है यदि कोई दोस्तों भारतीय मूल का नागरिक, यदि कोई भारतीय मूल का नागरिक दोस्तों भारत में आता है, यदि कोई भारतीय मूल का नागरिक भारत में आता है और दोस्तों आने के बाद न्यूनतम 7 वर्षों तक भारत में निवास करता है। भारत में क्या करता है दोस्तों? निवास करता है, तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी जो भारतीय मूल के नागरिक है दोस्तों, भारतीय मूल के नागरिक क्या होते हैं दोस्तों? जिसको हम पीआईओ कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं, भारतीय मूल के नागरिक कहते हैं। आगे भी दोस्तों हम पीआईओ के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म क्या हुआ हो दोस्तों? जिसका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर दोस्तों जिसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर दोस्तों उसके दादी दादा का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर क्या है नानी नाना का जन्म भारत में हुआ हो, तो उनसे जो जन्म व्यक्ति है दोस्तों क्या है, वो भारतीय मूल का नागरिक कराएगा। यानी जिसका जन्म क्या हुआ हो, या तो भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, दादी दादा का जन्म भारत में हुआ हो, नानी नाना का जन्म भारत में हुआ हो, यानी कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों, उसका कोई ना कोई दोस्तों क्या है वंशज क्या है भारतीय पासपोर्ट धारक रहा हो, और अब क्या है वर्तमान समय में वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करके रह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय मूल का नागरिक कहा जाता है। तो यही भारतीय मूल के नागरिक के बारे में वर्तमान समय में प्रावधान कर रखा है कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। यानी भारतीय मूल का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम 7 वर्षों तक भारत में अगर रह रहा है तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पंजीकरण के द्वारा उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी दोस्तों। चौथा आधार आ जाता है दोस्तों देशीयकरण द्वारा नागरिकता। नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता किस तरह से दोस्तों देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है। इसमें कहा गया है दोस्तों किसी भी देश का नागरिक न्यूनतम दोस्तों 12 वर्षों तक, यानी 11 प्लस के 1 12 वर्षों तक भारत में निवास करता है, दोस्तों, तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक, उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यानी देशीयकरण के द्वारा या नेचुरलाइजेशन के द्वारा किस तरह से नागरिकता प्रदान की, यानी ऐसे देश का नागरिक, यानी किसी भी देश का मतलब है ऐसे देश का नागरिक जिस देश में भारत के नागरिक को नागरिकता प्रदान की जाती है, उस देश के नागरिक से तात्पर्य है दोस्तों। तो उस देश का नागरिक अगर न्यूनतम 12 वर्षों तक, यानी 11 वर्षों तक दोस्तों भारत में रहता है और फिर उसके बाद आवेदन देता है और आवेदन देने के बाद 1 वर्ष और भारत में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या है भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यानी न्यूनतम 12 वर्षों तक भारत में निवास करता है और निवास करने के बाद क्या है दोस्तों उसको नागरिकता प्रदान की जाती है। तो देशीयकरण के द्वारा किस तरह से नागरिकता प्रदान की जाती है दोस्तों। 5वां आधार है हमारा दोस्तों विलय के द्वारा नागरिकता। विलय द्वारा नागरिकता एक्वायर्ड के माध्यम से प्राप्त की जाती है दोस्तों। यानी कि अगर किसी क्षेत्र को एक्वायर्ड कर लिया जाता है, यानी उसका विलय क्या है, किसी क्षेत्र का विलय भारत में हो जाता है, तो उसके सभी नागरिक दोस्तों किसी भी क्षेत्र का विलय
किसी क्षेत्र का विलय दोस्तों भारत में होता है तो उसके सभी नागरिक क्या मान लिए जाएंगे दोस्तों? भारत के नागरिक माने जाएंगे। भारत के नागरिक माने जाएंगे। यानी अगर किसी भूभाग का, किसी विदेशी भूभाग का विलय भारत में हो जाता है या भारत किसी भी क्षेत्र को जीत लेता है तो उसके सभी के सभी नागरिक दोस्तों क्या है? भारत के नागरिक हो जाएंगे। और ये हमने देखा भी है दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेश से कुछ क्षेत्रों को दोस्तों लिया गया था और कुछ क्षेत्रों को भारत के क्या है? बांग्लादेश को सौंपा गया था। तो उस समय जो क्षेत्र लिए गए थे उनके सभी के सभी नागरिक क्या है? भारत के नागरिक कहलाए। ये जैसे पौंडीचेरी की अगर हम बात करें या फिर गोवा की बात करें, जो पुर्तगालियों से लिया गया था दोस्तों, उसके सभी के सभी नागरिक क्या हुए थे? भारत के नागरिक कहलाए। तो ये 5 आधार थे, 5 आधार हैं दोस्तों जिनका प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 में कर रखा। इन 5 आधार के द्वारा ही क्या है? वर्तमान समय में नागरिकता प्रदान की जाती है। जन्म के द्वारा नागरिकता, वंश के द्वारा नागरिकता और पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। उसके बाद दोस्तों देशीयकरण और क्या है? विलय के द्वारा नागरिकता। नागरिकता की समाप्ति की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से नागरिकता समाप्त हो जाती है? किस तरह से क्या है? नागरिकता समाप्त हो जाती है। और मैंने बताया था कि 3 आधारों का प्रावधान कहाँ कर रखा है? नागरिकता अधिनियम 1955 में। परित्याग की बात की गई थी दोस्तों, बर्खास्त और क्या है दोस्तों? वंचित। वंचित की बात की गई थी दोस्तों। परित्याग की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों स्वयं त्याग सकता है। स्वयं क्या कर सकता है दोस्तों? त्याग सकता है। यानी भारत की नागरिकता को क्या है दोस्तों? कोई व्यक्ति स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से स्वयं भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। तो उसका मतलब होता है कि उसने क्या है? भारत की नागरिकता त्याग दी है। यानी अपनी इच्छा है, उसे क्या है? वो नहीं रहना चाहता भारत में और उसने क्या है? स्वयं भारत की नागरिकता छोड़ दी है। तो उसको हम क्या कहते हैं? परित्याग कहते हैं। बर्खास्त, दूसरी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, दूसरे देश की नागरिकता लेने पर या ग्रहण करने पर दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति क्या है दोस्तों किसी दूसरे देश में जाकर सेटल हो जाता है, वहाँ की नागरिकता ग्रहण करके रहने लगता है, तो फिर उसे क्या है? भारत की नागरिकता से क्या है? बर्खास्त किया जा सकता है। तो उसकी नागरिकता क्या है? भारत की समाप्त हो जाएगी। तीसरा है दोस्तों वंचित करना। कोई व्यक्ति दोस्तों गैर कानूनी तरीके से भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता से क्या दोस्तों? उसे वंचित किया जा सकता है। यानी इलीगल तरीके से दोस्तों क्या है? अगर फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता कोई प्राप्त कर लेता है, फिर जांच पड़ताल करने के बाद क्या है दोस्तों? उसकी नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है। तो जो नागरिकता अधिनियम 1955 है दोस्तों, उसमें नागरिकता को प्राप्त करने के 5 आधारों का उल्लेख कर रखा है, जबकि नागरिकता की समाप्ति के 3 आधारों का उल्लेख कर रखा है। ये जो नागरिकता अधिनियम है दोस्तों, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? यानी ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है दोस्तों? अगर हम इसके संशोधन की बात करते हैं तो दोस्तों अब तक इसमें कई बार संशोधन किया जा चुका है। यानी ये 1955 का एक्ट है दोस्तों, 1957 में इसमें संशोधन किया गया था, 1960 में इसमें संशोधन किया गया था, 1985 में इसमें संशोधन किया गया था और 1986 में इसमें संशोधन किया गया था। इसके बाद दोस्तों 1992 में इसमें संशोधन किया गया था, 2003 में संशोधन किया गया था और दोस्तों 2005 में संशोधन किया गया था और 2015 में संशोधन किया गया था। और अंतिम बार दोस्तों कब किया गया था?
2019 में इसमें संशोधन किया गया था, जिसको हम क्या है CAA के नाम से जानते हैं, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब दोस्तों अंतिम बार कब किया गया था? 2019 में किया गया था। तो दोस्तों ये जो 2019 में संशोधन किया गया था, ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, अधिनियम 1955 है दोस्तों, इसमें अंतिम बार संशोधन कब किया गया था दोस्तों? अंतिम बार संशोधन किया गया था 2019 में किया गया था। यानी ये जो 2019 का दोस्तों CAA है, ये है क्या, इस पर भी क्या है हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हमारा नागरिकता टॉपिक चल रहा है और यहाँ से क्या है दोस्तों, आने वाले समय में क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से दोस्तों आंदोलन खड़े हुए थे पिछले कई सालों में, आपने देखा होगा, और आज भी देखो दोस्तों क्या इसका विरोध हो रहा है। तो क्या है ये मामला पूरा, उस पर हम क्या है चर्चा करेंगे। तो ये 2019 का CAA का कानून है, क्या है इस पर चर्चा करेंगे, है क्या दोस्तों, क्योंकि इसको समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या प्रावधान इसके माध्यम से शामिल कर दिए गए हैं दोस्तों, उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों इसको लागू कब किया गया था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसकी आलोचनाएं क्यों हो रही हैं, आलोचना पर हम बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसकी आलोचनाएं भारतीयों के द्वारा क्यों हो रही हैं, और दोस्तों इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यानी जो भारत के दोस्तों संबंध हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का है, इसका मतलब यह है कि ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, नागरिकता अधिनियम 1955 है दोस्तों, इसमें क्या है संशोधन कर दिया गया। यानी 2019 में दोस्तों ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें संशोधन किया गया था 2019 में, जिसको हम CAA के नाम से जानते हैं, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से जानते। तो है क्या दोस्तों, है यही कि ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें 2019 में संशोधन किया गया था। और मैंने आपको बताया था कि ये पहली बार नहीं है दोस्तों, इसमें क्या है पहले भी संशोधन किए जा चुके हैं। ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें अब तक कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। हमने देखा 1957 में इसमें संशोधन किया गया, 1960 में किया गया, 1985, 1986, 1992 में भी इसमें संशोधन देखने को मिल जाता है, 2003 में किया गया, 2005 में किया गया, 2015 में। लेकिन ये जो 2019 में संशोधन किया गया है, इस पर ही इतने आंदोलन क्यों खड़े हो रहे हैं, इस पर ही दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्यों लग रहा है, तो उस पर हम क्या है चर्चा करेंगे। तो ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है दोस्तों, इसमें अभी संशोधन नहीं किया गया है कि पहली बार इसमें संशोधन किया गया हो, इसमें कई बार संशोधन किया जा चुका है। तो है क्या दोस्तों, ये है यही कि ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें 2019 में संशोधन कर दिया गया है, और संशोधन के माध्यम से कुछ प्रावधानों को शामिल कर दिया गया है। दोस्तों क्या प्रावधान शामिल किए गए हैं उसको देख लेते हैं। ये जो भारत है दोस्तों, ये जो भारत है, इसमें क्या प्रावधान शामिल किए गए, यानी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, उसके माध्यम से क्या क्या प्रावधान शामिल किए गए। ये जो दोस्तों भारत है, यहाँ पर एक देश बसा हुआ दोस्तों पाकिस्तान, और यहीं पर है अफगानिस्तान, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे है क्या बांग्लादेश। यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से क्या क्या प्रावधान किए गए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से क्या क्या प्रावधान कर दिए। यानी ये जो 3 देश हैं दोस्तों, इन 3 देशों की बात की गई है, और क्या बात की गई है दोस्तों, 6 समुदायों की बात की गई है। कितने समुदायों की बात की गई है दोस्तों, 6 समुदायों की बात की गई है। और कौन कौन से समुदाय हैं दोस्तों, हिंदू है, हिंदू समुदाय है दोस्तों, सिख है,
जैन है दोस्तों, और कौन है, बौद्ध है, ईसाई, और कौन है दोस्तों, पारसी। यानी इन 3 देशों के नागरिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, और 6 समुदायों के दोस्तों क्या है, नागरिकों की बात की गई। यानी ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, इसके माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया था कि इन 3 देशों से आने वाले इन 6 समुदाय के लोगों को, जो कि एक दोस्तों डेट निर्धारित कर दी गई है 31 दिसंबर 2014। यानी अगर कोई व्यक्ति इन 3 देशों से आता है और इन 6 समुदायों से आता है, और कब आ जाता है दोस्तों, 31 दिसंबर 2014 से पहले आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यानी ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, इसके माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यानी इन 3 देशों से इन 6 समुदाय के लोग अगर कोई आता है तो उनको क्या है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आता है, उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। और सरकार ये भी कहती है कि जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, यानी जो वहाँ के माइनॉरिटी है इन देशों में दोस्तों क्या है, जो ये समुदाय के लोग हैं, हिंदू हैं, सिख है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई, पारसी, उनको क्या है, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया हुआ है दोस्तों, क्योंकि उनकी क्या है, जनसंख्या बहुत कम है। तो ये पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में दोस्तों इन कम्युनिटी के लोगों को क्या है, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। तो ऐसा माना जाता है कि इन देशों में ये जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध हैं दोस्तों, ईसाई, पारसी हैं, इन पर क्या है, धार्मिक रूप से क्या है, इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसे अगर लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं तो उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। और जो दोस्तों 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत में आएंगे इन देशों से, तो उनको क्या है, अगर वो न्यूनतम 6 वर्ष तक भारत में निवास करते हैं तो उनको भी क्या है, नागरिकता प्रदान की जाएगी। यानी ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, इसके माध्यम से यही प्रावधान किया गया है कि पाक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 देशों से इन 6 समुदाय के लोग जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं तो उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी इस एक्ट के माध्यम से। और इसके बाद जो आएंगे दोस्तों, वो न्यूनतम 6 वर्षों तक भारत में निवास करेंगे और नागरिकता के लिए क्या है, आवेदन दे सकते हैं दोस्तों। ये प्रावधान इसके माध्यम से कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये लागू कब किया गया था, क्योंकि ये दोस्तों ये जो अधिनियम है ये दोस्तों 2019 में लाया गया था। हालांकि आंदोलन हुए उस समय, बहुत सारे क्या है, जगह जगह दोस्तों प्रोटेस्ट हुए थे, उसको लागू नहीं किया गया था। अब इसको क्या है, लागू कर दिया गया है। तो कब लागू किया गया दोस्तों, इसको 11 मार्च 2024 को इसको लागू कर दिया गया है। यानी ये जो प्रावधान है इसको 11 मार्च 2024 को लागू कर दिया गया। तो है क्या, मैंने आपको बता दिया दोस्तों, क्या क्या प्रावधान इसके माध्यम से शामिल कर दिए गए हैं और लागू कब कर दिया गया है दोस्तों, 11 मार्च 2024 को इसको लागू कर दिया। अब इसकी आलोचनाएं क्यों हो रही हैं दोस्तों, इसकी आलोचनाएं हो क्यों रही हैं? पहली बात दोस्तों, अगर आप CAA दोस्तों और NRC को जोड़कर अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सरकार किसी एक समुदाय को टारगेट करने का काम कर रही है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को जोड़कर पढ़ते हैं, यानी किसी समुदाय, यानी एक विशेष समुदाय को क्या है, टारगेट किया जा रहा है। जब आप इन दोनों चीज़ों को जोड़कर पढ़ेंगे, CAA के कानून को और NRC को, क्योंकि हमने असम में NRC देखी है दोस्तों, और असम में जब NRC हुई थी तो 19 लाख लोग ऐसे लोग थे जो दोस्तों भारत की नागरिकता प्रूफ नहीं कर पाए थे। और 19 लाख में से भी दोस्तों क्या है, 14 लाख ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदू थे। तो वो जो हिंदू थे दोस्तों और जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हैं, उनको क्या है दोस्तों, इस CAA कानून के माध्यम से नागरिकता दे दी जाएगी, और बाकी जो दोस्तों मुस्लिम लोग हैं उनको नागरिकता नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों, एक धर्म विशेष को छोड़कर क्या है, इस कानून को बनाया गया था। और जब आप CAA और क्या है NRC को जोड़कर पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि किसी एक विशेष समूह को क्या है, टारगेट बनाया जा रहा है। तो पहली आलोचना है तो मुस्लिम इसकी आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों मुस्लिमों का इसमें नाम नहीं है, इसलिए क्या है, इसकी आलोचनाएं कर रहे हैं।
दूसरी आलोचना दोस्तों अगर हम बात करें तो अनुच्छेद एक हमारा दोस्तों 14 है, जिसमें समानता की बात की गई है। समानता की बात की गई है, यानी ये जो CAA का कानून है दोस्तों, ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए भी क्या है, इसकी आलोचनाएं की जा रही है, क्योंकि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। यानी जब भी सरकार कोई कानून बनाएगी तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या किसी भी आधार पर क्या है, भेदभाव नहीं करेगी। यानी सभी, ये जो दोस्तों विधि बनाई जाएगी, जो कानून बनाया जाएगा, ये सभी के ऊपर समान रूप से लागू किया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर भेदभाव किया रहा, तो कहीं ना कहीं ये हमारे मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। तो दूसरी बात, इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा है। तीसरी बात दोस्तों, तीसरी बात, इसकी आलोचनाएं क्यों की जा रही है दोस्तों श्रीलंका में तमिल लोग रहते हैं, जिनके साथ क्या है, श्रीलंका में भेदभाव हो रहा है, यानी कि उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं हो रहा। और साथ में दोस्तों क्या है, म्यांमार में जो रोहिंग्या हिंदू हैं, उनके साथ भी क्या है, म्यांमार में दोस्तों बर्ताव अच्छा नहीं हो रहा। तो इन दो देशों के जो हिंदू हैं दोस्तों, तमिल हिंदू की बात करें या फिर रोहिंग्या हिंदू की बात करें, जो श्रीलंका और म्यांमार में रह रहे हैं, इनको क्या है, भारत की नागरिकता नहीं दी गई है। यानी इनको क्या है, उस कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। CAA के कानून के माध्यम से उनको नागरिकता नहीं दी जा रही है। तो उसकी इस वजह से भी दोस्तों क्या है, लोग इसकी आलोचनाएं कर रहे हैं। प्रभाव क्या पड़ेंगे दोस्तों, प्रभाव हमारे क्या दोस्तों, द्विपक्षीय समझौतों पर पड़ेंगे, द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेंगे दोस्तों, संबंधों पर पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों आप उनकी सरकार जो है, इन 3 देशों की जो सरकार है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उस पर क्या है, एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि आप अपने यहाँ के जो माइनॉरिटी हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। यानी कहीं ना कहीं आप उनकी सरकार को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। यानी ये आप इस एक्ट के माध्यम से ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं या सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी हैं दोस्तों, इनके साथ आपका बर्ताव अच्छा नहीं है, आपकी सरकार का बर्ताव अच्छा नहीं है। यानी आप इनको क्या है, धार्मिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इसलिए क्या है, कहीं ना कहीं हमारे द्विपक्षीय जो संबंध हैं उन पर भी क्या है, इन देशों से प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों। तो इसलिए क्या है, ये CAA का पूरा कानून क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, इसका प्रावधान क्या है, लागू कब किया गया था, आलोचनाएं क्यों हो रही हैं और क्या प्रभाव पड़ रहा दोस्तों, पूरा का पूरा हमने क्या है आपको बता दिया। तो है क्या, ये सारा का सारा हमने बता दिया दोस्तों। नागरिकता के अंतर्गत हमारे एक आपने नाम पढ़ा होगा दोस्तों, NRI। कई बार सुनने को मिल जाता है, आपने देखा होगा बाइकों पे लिखा होता है, या आप जा रहे हैं तो दोस्तों कार वगैरह पे किसी की लिखा होता है NRI। तो ये NRI क्या होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। और एक PIO क्या होते हैं दोस्तों, और एक होते हैं दोस्तों OCI, ये क्या होते हैं, इनमें क्या है हम देख लेते हैं। NRI की बात कर लेते हैं दोस्तों, इनको कहते हैं हम नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो ये होते हैं अप्रवासी भारतीय। यानी ये क्या है, भारत में नहीं रह रहे होते हैं, लेकिन होते कौन है, ये भारतीय होते हैं। NRI क्या होते हैं, यानी भारत में तो नहीं है, लेकिन क्या है, भारत के नागरिक हैं। भारत में रह तो नहीं रहे वर्तमान समय में, लेकिन है कौन, ये भारत के नागरिक है दोस्तों। ये क्या है, भारतीय पासपोर्ट धारक होते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारक होते हैं। यानी इनके पास क्या है, भारत का पासपोर्ट आपको मिलेगा, भारत की नागरिकता इनके पास होती है दोस्तों। चूंकि ये भारत के नागरिक हैं तो दोस्तों इनके पास क्या है, भारत की नागरिकता होती है दोस्तों। मौलिक अधिकार इनको प्राप्त होते हैं, मौलिक अधिकार इनको प्राप्त होते हैं। और दोस्तों क्या है, इनको राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं, राजनीतिक अधिकार भी दोस्तों क्या है, इनको प्राप्त होते हैं। और NRI दोस्तों कहते किसे हैं, यानी ऐसा भारतीय नागरिक दोस्तों जो कि 180 दिनों से, या फिर ऐसा कह लीजिएगा 6 महीने से अधिक समय से, 6 माह से अधिक समय से क्या कहाँ रह रहा हो दोस्तों, दूसरे देश में रह रहा हो।
तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, एनआरआई कहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन कहते हैं। अप्रवासी भारतीय कहते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारक होंगे, भारत की नागरिकता होगी, मौलिक अधिकार इनको प्राप्त होंगे, राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन ये क्या है दोस्तों, 6 महीने से ज़्यादा क्या है, किसी दूसरे देश में रह रहे होते। अब रह किस उद्देश्य से रहे होते हैं दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एजुकेशन के पर्पज़ से बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, या किसी काम के उद्देश्य से चले जाते हैं, कहीं नौकरी करने चले जाते हैं, या कोई बिजनेस कर रहा है बाहर रहकर, या कोई घूमने के लिए चला गया है दोस्तों, तो ये सारे के सारे क्या है, एनआरआई कहलाते हैं। लेकिन दिन कितने हो गए होते हैं दोस्तों, 180 दिनों से क्या है ज़्यादा इनको वहाँ पर हो गए, तो इनको हम क्या है, एनआरआई कहते हैं। तो एनआरआई क्लियर हो गया होगा दोस्तों, एनआरआई कहते किसे हैं, जो कि 6 महीने से अधिक समय से क्या है, भारत से बाहर रह रहा है, लेकिन भारतीय नागरिक है, उनको हम एनआरआई कहते हैं। भारतीय पासपोर्ट इनके पास होगा, नागरिकता इनके पास होगी, मौलिक अधिकार इनको प्राप्त होंगे, राजनीतिक अधिकार, सारे के सारे अधिकार इनको प्राप्त होते हैं। पीआईओ क्या होते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति इनको कहते हैं दोस्तों। होते कौन है दोस्तों, ये भारतीय मूल के व्यक्ति होते कौन है, इसमें कहा गया है कि यदि किसी का जन्म अविभाजित किसी का जन्म दोस्तों अविभाजित भारत में हुआ है, किसी व्यक्ति का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है दोस्तों, या उसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ, या उसके दादी दादा का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है, या उसके नानी नाना का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है, और दोस्तों क्या है, वर्तमान समय में वो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करके रह रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पीआईओ कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। ये जो पीआईओ है दोस्तों, पीआईओ की शुरुआत कब की गई थी, पीआईओ की शुरुआत दोस्तों 2002 में की गई थी, यानी ये जो पीआईओ स्कीम है इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। और दोस्तों भारत के पड़ोसी जो देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनको पीआईओ की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, चीन है, इनको क्या है दोस्तों, क्या है, पीआईओ की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ओसीआई क्या होते हैं दोस्तों, इनको कहते हैं हम ओवरसीज सिटीजन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी समुद्री पार के, समुद्री पार भारतीय नागरिक, समुद्री पार भारतीय नागरिक होते कौन है दोस्तों, ये ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को दोस्तों क्या है, भारत का नागरिक था। यानी जब संविधान लागू किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया था, तो उस समय क्या है, भारत का नागरिक था, भारत का नागरिक था, या बनने के लिए योग्य था, बनने के लिए योग्य था दोस्तों, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं हम, ओसीआई कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कि समुद्री पार के भारतीय नागरिक इनको कहा जाता है दोस्तों। तो किनको कहा जाता है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया जा रहा था, तो भारत का नागरिक था या बनने के लिए योग्य था, लेकिन दोस्तों नहीं बना। अब क्या है, वो किसी दूसरे देश में नागरिकता ग्रहण करके रह रहा, तो उसको हम ओसीआई कहते हैं। और ओसीआई स्कीम की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, ओसीआई स्कीम की शुरुआत 2005 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, 2005 में की गई थी। और ओसीआई की कैटेगरी से बाहर रखा गया दोस्तों किसको, पाकिस्तान को रखा गया है, और किसको, बांग्लादेश को। यानी इन दो देशों को दोस्तों क्या है,
ओसीआई की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। किसको? पाकिस्तान और क्या है, बांग्लादेश। लेकिन दोस्तों अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान समय में ये जो पीआईओ है दोस्तों और ये जो ओसीआई है दोस्तों, इसको क्या है, मर्ज कर दिया गया था दोस्तों। दोनों को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। कब मिला दिया गया था दोस्तों? ये नागरिकता जो अधिनियम है दोस्तों 1955 का, इसमें 2015 में संशोधन किया गया था और 2015 के संशोधन के माध्यम से दोस्तों पीआईओ को ओसीआई में मिला दिया गया था। ये जो पीआईओ है दोस्तों इसको ओसीआई में मिला दिया गया था। और वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में ये जो पीआईओ है दोस्तों, पीआईओ स्कीम है दोस्तों, इसको क्या है, समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि ये किस में मिला दिया गया है, ये ओसीआई में मिला दिया गया है दोस्तों। तो अब इसको क्या है, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों हमारा नागरिकता टॉपिक क्लियर हो जाता है। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा दोस्तों।